चलिए आज की बात एक कहानी से शुरू करते हैं। सोचिए, मध्य एशिया के बिल्कुल बीच में एक जमाना था जब वहां एक बहुत बड़ा समुद्र हुआ करता था। और ये कोई ऐसी वैसी छोटी मोटी झील नहीं थी। नहीं, ये इतना बड़ा था, इतना विशाल कि इसे महासागर भी कह सकते थे। इस पर जहाज चलते थे, मछुआरों की पूरी पूरी बस्तियां थीं और इसके किनारों पर शहर फल फूल रहे थे। मतलब ये सिर्फ पानी का एक जखीरा नहीं था, बल्कि एक जीती जागती सांस लेती हुई दुनिया थी। लेकिन आज आज वो समुद्र लगभग पूरी तरह से गायब हो चुका है। और सुनिए, ये किसी भूकंप या बाढ़ जैसी कुदरती आफत की वजह से नहीं हुआ, नहीं। ये कहानी है इंसानी फैसलों की, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की और इस बात की कि जब हम प्रकृति को नज़रअंदाज करते हैं तो क्या होता है। तो चलिए आज इसी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, समझते हैं अरल सागर की इस बेहद दुखद कहानी को। आखिर कैसे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील देखते ही देखते एक रेगिस्तान बन गई। देखिए, इस पूरी तबाही को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि अरल सागर आखिर था क्या। वो सिर्फ पानी का एक बहुत बड़ा भंडार नहीं था। नहीं, वो तो उस पूरे इलाके की जान था। वहां की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और यहाँ तक कि मौसम का भी दिल था। अपने सबसे अच्छे दिनों में अरल सागर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील हुआ करती थी। जरा सोचिए, चौथी सबसे बड़ी। इसका आकार जितना बड़ा था, इसका असर भी उस इलाके पर उतना ही गहरा था। ये आंकड़े देखिए, इनसे अंदाजा होगा लगभग 68,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। मतलब बहुत बड़ा। 40 से भी ज्यादा तरह की मछलियां और हजारों लाखों लोगों को रोजगार देने वाली एक जबरदस्त फिशिंग इंडस्ट्री। मोयना जैसे शहर तो गुलजार बंदरगाह हुआ करते थे। और तो और, ये समुद्र वहां के मौसम को भी कंट्रोल करता था। मतलब गर्मियां ज्यादा गर्म नहीं होती थीं और सर्दियां भी उतनी कड़ाके की नहीं पड़ती थीं। तो सवाल ये उठता है कि इतना जरूरी, इतना जिंदा दिल समुद्र आखिर गायब कैसे हो गया। इसकी जड़ें जुड़ी हैं सोवियत यूनियन के एक बहुत बड़े और कहें तो एक बेहद एम्बिशियस प्लान से। हुआ ये कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत यूनियन चाहता था कि वो आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बन जाए, और इसके लिए उन्होंने चुना कपास को, जिसे वो कहते थे सफेद सोना या व्हाइट गोल्ड। उनका सपना था कि मध्य एशिया के रेगिस्तानों को दुनिया का सबसे बड़ा कपास उगाने वाला इलाका बना दिया जाए, और इसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे। और इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक बड़ा ही सीधा साधा प्लान बनाया गया। बस 3 स्टेप्स का प्लान। पहला, अरल सागर में पानी लाने वाली 2 बड़ी नदियां अमू दरिया और सिर दरिया, उनका रास्ता मोड़ दो। दूसरा, हजारों किलोमीटर लंबी नहरें खोदो। और तीसरा, उस पानी से रेगिस्तान को सींचो और उसे कपास के लहलहाते खेतों में बदल दो। सुनने में कितना आसान लगता है ना? लेकिन इस पूरे प्लान के पीछे एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं कि एक खतरनाक गलतफहमी थी। जो लोग ये योजना बना रहे थे, उन्हें लगता था कि नदियों का जो पानी समुद्र में जा रहा है वो तो बस बर्बाद हो जाए। उन्होंने प्रकृति को एक मशीन की तरह देखा जिसे अपनी मर्जी से कंट्रोल किया जा सकता था। और इसी सोच के चलते वैज्ञानिकों ने जो चेतावनियां दी थी, उन्हें पूरी तरह से अनसुना कर दिया गया। और बस यहीं से उस तबाही की शुरुआत हो गई जिसे आज हम एक स्लो मोशन डिजास्टर कहते हैं। मतलब एक ऐसी आपदा जो धीरे धीरे सामने आती है। जो प्लान कागज पर तरक्की की निशानी लग रहा था, वो असल में एक बहुत बड़े पर्यावरण और इंसानी संकट की नींव डाल रहा था। अब जो बात सामने आई वो तो और भी चौंकाने वाली थी, और वो थी इंजीनियरिंग की असलियत। जो नहरें बनाई गई थीं, वो इतनी कच्ची और घटिया थीं कि मोड़ा गया लगभग 70% पानी। जी हाँ, 70% या तो जमीन में रिस गया या भाप बनकर उड़ गया। इसको ऐसे समझिए कि अगर खेत तक 10 बाल्टी पानी लेकर चले तो रास्ते में ही 7 बाल्टियां खाली हो गईं। पानी कभी ठीक से फसलों तक पहुंचा ही नहीं, लेकिन नदियों को सुखाना जारी रहा। और इसका असर बहुत तेजी से दिखने लगा। 1960 के दशक में समुद्र का पानी हर साल कम होने लगा। 70 के दशक तक आते आते पानी इतना खारा हो गया कि मछलियां जहर की तरह मरने लगीं और पूरी की पूरी फिशिंग इंडस्ट्री तबाह हो गई। और सोचिए, 1982 तक तो कमर्शियल फिशिंग पूरी तरह से बंद हो गई। सिर्फ 2 दशकों में एक पूरी की पूरी इकोनॉमी खत्म हो गई। इसका सबसे दर्दनाक सबूत है मोयना शहर, जो कभी एक चहल पहल वाला पोर्ट सिटी हुआ करता था। अब वो पानी से दर्जनों किलोमीटर दूर रह गया था, और उसके जहाज वो सूखी जमीन पर कंकालों की तरह पड़े थे, जैसे किसी गुजरे हुए जमाने की कहानी सुना रहे हों। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक पर्यावरण की तबाही की नहीं है। नहीं,
इसका असर सीधा इंसानों की जिंदगी और उनकी सेहत पर पड़ा और ये एक भयानक मानवीय त्रासदी में बदल गया। जैसे जैसे समुद्र सूखता गया, उसकी जो जमीन बाहर निकली वो एक नए रेगिस्तान में बदल गई। इसे नाम दिया गया अरालकुम। पर यह कोई आम रेगिस्तान नहीं था, ये जहरीला था। क्यों? क्योंकि दशकों तक कपास के खेतों में जो कीटनाशक और केमिकल्स इस्तेमाल हुए थे, वो सब बहकर समुद्र की तलहटी में जमा हो गए थे। अब हवा चलती तो इस सूखी जहरीली जमीन से नमक और केमिकल्स की धूल उड़कर सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाती थी। और नतीजा ये हुआ कि लोगों में सांस की बीमारियां, कैंसर, बच्चों में जन्म से जुड़ी बीमारियां और शिशु मृत्यु दर ये सब तेजी से बढ़ने लगा। यहाँ तक कि पीने का पानी भी जहरीला हो गया। और विडंबना देखिए, जिस खेती के लिए पूरे के पूरे समुद्र की बलि चढ़ा दी गई, आखिर में नुकसान उससे भी हुआ। समुद्र के ना होने से मौसम का पूरा संतुलन ही बिगड़ गया। गर्मियां और ज्यादा गर्म होने लगी और सर्दियां और ज्यादा ठंडी, जिससे खेती करने का जो समय था वो भी छोटा हो गया। फिर जब सोवियत यूनियन का पतन हुआ तो इस कहानी में एक नया मोड़ आया। अरल सागर, जो तब तक 2 हिस्सों में बंट चुका था, एक उत्तरी और एक दक्षिणी, इन दोनों की किस्मत भी अलग अलग रास्तों पर चल पड़ी। कजाकिस्तान ने क्या किया कि वर्ल्ड बैंक की मदद से 2005 में उत्तरी अरल सागर को बचाने के लिए एक डैम बना दिया, और इसके जो नतीजे आए वो सच में उम्मीद जगाने वाले थे। पानी का लेवल बढ़ा, खारापन कम हुआ और धीरे धीरे मछलियां भी वापस आने लगी। लेकिन जो दक्षिणी हिस्सा उज़्बेकिस्तान में है वो लगातार सिकुड़ता ही जा रहा है और अब उसे लगभग लॉस्ट केस मान लिया गया है। सोचिए, एक ही समुद्र की 2 बिल्कुल अलग अलग कहानी। तो आखिर इस पूरी कहानी से, इस लगभग मर चुके समुद्र से हम क्या सबक सीखते हैं? देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात तो ये है कि प्रकृति को हमेशा के लिए कंट्रोल नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, छोटे मोटे आर्थिक फायदे के लिए पर्यावरण को नजरअंदाज करना लंबे समय में एक बहुत बड़ी तबाही को दावत देना है। तीसरी, पर्यावरण को जो नुकसान होता है उसका सीधा असर इंसानी सेहत पर पड़ता है। और शायद सबसे बड़ा सबक ये है कि किसी डिजास्टर को होने से रोकना बाद में उसकी भरपाई करने से हमेशा बेहतर और सस्ता होता है। अरल सागर कोई रातों रात गायब नहीं हुआ। इसे एक एक फैसला, एक एक नहर और एक एक साल धीरे धीरे करके सुखाया गया, और आज अपनी गैर मौजूदगी में यह हम सब के लिए एक ऐसी चेतावनी छोड़कर गया है जिसे नज़रअंदाज करने का खतरा ये दुनिया अब और नहीं उठा सकती।